नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम विशिष्ट व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसे युवक से मिलने के लिए जा रहे हैं जो कि इस आधुनिकता भरे जमाने से हट करके, इस आधुनिकता की चकाचौंध से हट करके भारतीय संस्कृति की बात करता है और जो कक्षा नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ करके भी और वह आगे उच्च शिक्षा के लिए चुनता है पतंजलि शिक्षा संस्थान। तो इस प्रकार के संस्थान को चुन करके और फिर उसका क्षेत्र होता है खेल का क्षेत्र। तो खेल के क्षेत्र में भी योगा, और योगा में भी वो चाहता है कि मैं योगा से प्रत्येक भारत को के व्यक्ति को परिचित करवाऊं, प्रत्येक भारत का व्यक्ति स्वस्थ हो, संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, अपने धरातल से जुड़ा हुआ हो, अपने पूर्वजों को जानने वाला हो। ऐसी सोच रखने वाला युवा, आज हम ऐसे युवा अजय वर्मा से आपको मिलाते हैं। और अभी आपको बताना चाहूंगा कि पीछे अभी फरवरी में जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उसमें राष्ट्रीय खेलों में अजय वर्मा ने इस योगा में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पदक जीत करके, रजत पदक और गोल्ड मेडल जीत करके, दोनों मेडल जीत करके अपने नौहर का नाम रोशन किया है, अपने हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और जब इस प्रकार के युवा आगे बढ़ते हैं और जब इस प्रकार के युवा अपना एक नया क्षेत्र चुनते हैं, तो खुशी माता पिता को ही नहीं होती, खुशी होती है हम जैसे प्रत्येक जन को। तो मैं चाहूंगा साथियों, आप अजय वर्मा को सुने, उनकी बातों को, और उनसे जाने कि उसने यह पथ क्यों चुना, किस लिए चुना, और उनके माता पिता की क्या सोच रही और उनके माता पिता का क्या सहयोग रहा। तो चलो साथियों, मिलते हैं अजय वर्मा से। नमस्कार अजय जी। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। तो देखिए साथियों, सबसे पहले राम राम का संबोधन सुनकर के बहुत ही आनंदमय वातावरण प्राप्त हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको हमारे नौहर जगत चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बधाई देना चाहूंगा पदक प्राप्त करने के लिए, हमारे नौहर का नाम रोशन करने के लिए। जी धन्यवाद जी, जो आशीर्वाद नौहर से मिला उसको भी बहुत धन्यवाद, और नौहर जगत के सभी दर्शकों को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम। तो अजय कुमार जी, मैं अपने बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो पदक प्राप्त किया है, मैं पहले वो थोड़ा दर्शकों को दिखा दे कि यह पदक है, ताकि फिर अपनी बातचीत आगे चल सके। जी देखिए दर्शकों, गोल्ड जी स्वर्ण पदक पर प्राप्त किया था जी जी आर्टिस्टिक ग्रुप योगासना परफॉर्मेंस में जी जी, और रजत पदक प्राप्त किया था आर्टिस्टिक डुओ में। जी जी, ये दोनों ही आर्टिस्टिक इवेंट्स थे जी इनके अंदर हमें योग करने के साथ साथ में जी, नृत्य के साथ में इस योग की प्रतिभा को दिखाना होता है, और 3 मिनट में आपको एक थीम भी दिखानी होती है जी। तो जो रजत पदक प्राप्त हुआ था इस प्रतियोगिता में, मेरी थीम काली माता की रही थी, जी जी, जिसमें मैंने काली माता को रिप्रेजेंट किया था जी जी, और उनका आशीर्वाद मिला तो रजत पदक प्राप्त हुआ। और ये जो गोल्ड मेडल है ये दशावतार की थीम पे था, जिसमें मेन फोकस हमारा विष्णु जी पे और कल के अवतार पे था। तो ये दोनों ही थीम पूरे इवेंट के अंदर बहुत यूनिक अलग थीम थी, और इन थीम की वजह से हमारे जो आर्टिस्टिक मार्क्स थे वो ज्यादा रहे थे, और ऐसे करके मैं 2 पदक ला पाया। बिल्कुल। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं अब अजय वर्मा के घर पर, उनके खुद के जो निजी कार्यालय है उनकी, उस पर बैठा हूं, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमारे साथ में उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता व उनके छोटे भाई भी हैं। तो मैं उनसे भी बताना चाहूंगा आपसे। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे ने राष्ट्रमंडल खेल में राष्ट्र स्तर पर अपने नौहर का नाम रोशन किया है।
जी, बड़ी खुशी की बात है और नौहर के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। अपने क्षेत्र के अंदर अगर इस तरह से प्रतिभा बच्चे निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना होगा? आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हाँ, ये सबका आशीर्वाद है कि अजय के साथ रहा और ये अचीवमेंट हासिल कर पाया। और ये मतलब हर एक पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसका बच्चा कुछ आगे निकल के कुछ अलग कर रहा है और खुद को भी बढ़ा रहा है आगे और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये सोच के अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि जब बेटा किसी स्थान पर पहुंचता है, जब बेटा कोई पदक प्राप्त करता है और जब बेटा राष्ट्रीय स्तर जैसे पदक को प्राप्त करता है तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है मां को होती है। उसका एहसास प्रत्येक हर व्यक्ति को नहीं हो सकता है। और साथ में अपने अजय वर्मा के छोटे भाई भी बैठे हैं, रजत वर्मा भी, हम उनको भी बधाई देते हैं, छोटे भैया को भी। हाँ रजत, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। जी, तहे दिल से बड़े भैया की मेहनत और आप सभी के प्यार से इन्होंने ये जीत हासिल की है। इसी तरह इनको सपोर्ट करते रहिए, इनको एक अच्छी शुभकामना देते रहिए ताकि ये आपका नाम और अपनी जगह का नाम रोशन कर पाए। बिल्कुल, देखिएगा छोटे भाई की भावना को, देखिएगा छोटे भाई के मन के भावों को। तो अब हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। तो अजय जी, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में योगाचार्य एवं छात्रपाल के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, वहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में? जी, पतंजलि विश्वविद्यालय में मैं योगाचार्य एवं छात्रपाल की भूमिका में हूँ। जी जी, बड़ा हमारे नौहर का सौभाग्य है कि वहाँ हमारे नौहर के एक युवा योगाचार्य के रूप में वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्वामी श्री रामदेव जी के सानिध्य में, पावन सानिध्य में। बिल्कुल 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 सही बात है। आपका ही सौभाग्य नहीं, हम सबका भी सौभाग्य है। क्यों अजय जी? जी जी जी, पूज्य महाराज श्री का पावन सानिध्य, बिल्कुल, श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। बिल्कुल, वह सप्ताह में भी 1-2 बार उनसे पर्सनली मिलना हो जाता है और आगे बढ़ने की टिप्स मिलती रहती है। हर तरह की उनके पास में नॉलेज है, तो कोई भी तरह का कुछ भी इशू होता है तो वो रिजॉल्व कर देते हैं और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखते हैं। और ये गेम्स के अंदर भी मैं वर्किंग प्रोफेशन में होते हुए मुझे प्रैक्टिस करने में या किसी भी तरह से गेम के लिए छुट्टी लेने में कोई भी दिक्कतें नहीं हुई है। और मैं जब भी गेम पे गया तो मुझे ड्यूटी लीव पे ही भेजा गया, तो उसमें मेरा सैलरी भी बिल्कुल डिडक्ट नहीं किया गया था। तो यूनिवर्सिटी ने पूरा अच्छे से मुझे सपोर्ट किया था हर तरह से, इकोनॉमिकली भी, मेंटली भी, और खाना वगैरह सब वहाँ पे बढ़िया ही मिलता है, तो हर तरह से अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि दर्शकों देखिएगा कि हमारे युवा वह पतंजलि में एक योगाचार्य के रूप में है, तो एक हमें एक रास्ता मिलता है, एक मार्ग मिलता है कि हम भी इस क्षेत्र में पतंजलि जैसे संस्थान में जाएं, जिसकी अगर हमें मार्गदर्शन लेना हो तो हमें अजय जी से प्राप्त हो सकता है। तो अजय जी, अब आप बताइएगा कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य जो कक्षा नर्सरी हम कह सकते हैं, यानी कि आपने ए आ ई या ABC हमने जो सीखा था वो कहाँ से सीखा था? जी, मैंने कक्षा नर्सरी और LKG, जिसे आदर्श विद्या मंदिर में अरुण और उदय के नाम से बताया जाता है, तो मैंने अरुण और उदय आदर्श विद्या मंदिर से की थी। और उसके बाद में फिर से इंग्लिश मीडियम में आने के लिए 10th क्लास से अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। तो जब हम आदर्श विद्या मंदिर में थे तभी से कुछ मंत्र जैसे सहना भवतु, सहनो भुनत्तु, ये मंत्र एवं भोजन के मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सब स्टार्टिंग से ही वो याद थे, उन्होंने करवा दिए थे। बिल्कुल जी। तो इस तरह से ये सहना भवतु, सहनो भुनत्तु, सहवीर्यम करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, भोजन मंत्र है ये। यही मंत्र भोजन से पहले हमें वहाँ पे हमारे टीचर थे नानू राम जी गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये मंत्र रिपीट करवाते थे, तो बचपन में ही वो एक संस्कार बन गया था मंत्रों का। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो ये मंत्र नहीं हुए। ये आपका जो बीजारोपण है वहीं से हुआ। मंत्रों का बीजारोपण वहीं से ही हुआ था। बिल्कुल। तो इस तरह से बाद में अपाला स्कूल के अंदर मैंने 1st क्लास से लेके 10th क्लास तक किया। तो 10th क्लास तक भी बहुत अच्छा, वहाँ पे स्टडी मेरा बहुत अच्छा रहा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में 1st क्लास से मैंने वहाँ पे कालबेलिया सीखा, डांस सीखा, और उसके बाद में स्पोर्ट्स भी किया, वहाँ पे फुटबॉल के अंदर भी था।
और इसके बाद में 11th और 12th मैंने शाश्वत नामजी बॉयज स्कूल सिरसा से की जी, थी, जी। जहाँ पे मुझे इलमचंद सर का आशीर्वाद मिला। इलमचंद सर ने मुझे योग के बारे में बताया। जी जो योगासन मैं डांस के रूप में करता था, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये योगा है, योगासन है, तो वो मैं जब डांस में करता था तो मुझे पता नहीं था। फिर जब इलमचंद सर ने मुझे वो परफॉर्म करते हुए देखा तो उन्होंने अपनी कक्षा में मुझे बुलाया जी। और बोला कि आप योगा यहाँ पे सीख सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। और जबरदस्ती मुझे पहला कंपटीशन सर ने खिलवाया था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले योग के अंदर, और शायद वो संस्कार बचपन में थे तो इंटरेस्ट था नहीं था, बट एक जो आपके संस्कार होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि योग में जाना या ये सब जाना, मुझे जितना समझ आता है तो वो आपके कर्मों का फल ही होता है कि आप योग की तरफ जाते हैं। बाकी आज के टाइम में योग जैसी फील्ड के अंदर आना भी बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी युवा के लिए उठाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हमारे सब्जेक्ट्स भगवद गीता जी रहते हैं, उपनिषद रहते हैं, तो यही सब हम याद भी करते हैं। तो ये सब पढ़ना बच्चों के लिए अभी टिपिकल हो सकता है, जी, जी। लेकिन अगर उनको यही सब बचपन से पढ़ाया जाए तो उनका लाइफ बहुत अच्छे से अपने आप को, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। वाह, पूरा बहुत जिंदगी को बढ़िया, देखने का, जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान देख रहा है और जिसने भगवद गीता को स्मरण किया है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, वो उसका बोलने का नजरिया, उसका देखने का नजरिया बहुत दिन रात इतना फर्क होता है, जो मैं अपने आप में भी फील करता हूँ। जब मैं 10th क्लास तक था तो मैं चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देखता था, सही है। और जब मैं योग में आया, बैचलर्स जब मैंने किया, तो चीजों को देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। और अब ये सब भी लगता है कि हाँ हमारे पास ये है तो ये दिखाएं, या वो एक दिखावटी दुनिया से, मटेरियलिस्टिक थिंग से हम काफी दूर हो जाते हैं। हाँ, तो अजय जी, जब आपने कक्षा फर्स्ट से लेकर के 10th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में आपने अध्ययन किया, एक कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़े, इंग्लिश मीडियम के माहौल में रहे, तो क्या आपके आगे दिमाग में ये नहीं आया, जैसे आज के बच्चे देखते हैं कि मैं नीट करूं, मैं IIT करूं, मैं वो करूं, ऐसा दिमाग में नहीं आया कि आपने क्या कि इंग्लिश मीडियम से बाद में आप हिंदी मीडियम में आए, तो इसके पीछे आपका क्या सोच रही, इसके पीछे आपका क्या भाव रहा? तो उसमें ऐसा था कि जी। I was in English medium and that became very beneficial for me because I am able to take classes internationally and the means to take class is only English language. जी। So English का होना भी बहुत important था, जी and along with this I came into yogasana जी। and due to which I learnt Sanskrit as well, और हिंदी हम सबको आती है, जी, जी। और इसी वजह से जो इंग्लिश में पढ़ना था, तो दैट particularly depends upon the person, individual पे ही depend करता है that how he grows up and which are the things which that particular person have to grab from the environment. Either it's a myth according to me कि इंग्लिश में होते हुए आप संस्कारों को नहीं फॉलो कर सकते। Everything is possible। आपके अंदर अगर है जुनून किसी भी चीज को जानने का, किसी भी चीज को समझने का, तो आप जी, जी। इंग्लिश के और इंग्लिश का होना मेरे लिए इसलिए बेनिफिशियल रहा कि मुझे हिंदी आती थी, संस्कृत भी अब मैं समझ में आती है, पढ़नी आती है और बोलता भी। जी जी जी। तो इंग्लिश का ये बेनिफिट रहा कि आप अपनी रूट्स, आपकी रूट्स बेस लाइन है जो वो संस्कृत ही है, तो जब आप संस्कृत से आपको समझ में आती है तो आप जो इंटरनेशनली अपने इस कल्चर को बढ़ा सकते हैं, योग को बढ़ा सकते हैं, जी। चीजों को बता सकते हैं, तो वो आप तब बता सकते हैं जब आपको इंग्लिश आती है। अब मैं भगवत गीता जी के कोई भी श्लोक को समझ के उसको अगर कोई इंटरनेशनली कोई बच्चे को समझाना है तो मेरे को इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदी में वो नहीं समझ पाएगा। नहीं पाएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इसका मतलब है कि योगस्थ गुरु कर्माणि, जिस भी कार्य को करो, the thing which you do manifest it with complete devotion and do it without focusing on the fruit of that particular work which you will get. So don't focus on that, then work upon the capabilities, possibilities to do it perfectly. जिस भी कार्य को आप कर रहे हो उसको बिना कोई फल की इच्छा से परफेक्ट अच्छे से करो, तो आपको स्वयं ही प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा जो जी, जी। मुझे मिला है। जी। तो मैनिफेस्टेशन और योग और अपने शास्त्र, ये बिल्कुल। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब ये इंटरकनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर पाते जी। हैं तो आप एक अच्छा अपनी जिंदगी को बना पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। प्यारे दर्शकों, जब अपने देश का कोई युवा संस्कृत बोलता है, जब अपने देश का युवा अंग्रेजी भाषा बोलता है, जब अपने देश का युवा अपनी स्थानीय हिंदी भाषा और अपनी स्थानीय जो मारवाड़ी भाषा है वो भी जानता है, और इन सब को जानते हुए भी अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ करके अन्य युवाओं को जोड़ना चाहता है,
तो मन बड़ा गदगद होता है। तो साथियों, देख के विचार सुने हमने अजय वर्मा के। अब अजय वर्मा जब यहाँ तक पहुंचा है, अजय वर्मा जब यहाँ तक पहुंचा है तो उसके पीछे माता पिता का बड़ा हाथ रहा है, माँ का बड़ा हाथ रहा है। तो सबसे पहले मैं उनके पिताजी से पूछना चाहूंगा कि बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम वर्मा। प्रेम जी, आप क्या करते हैं? मेरा बैटरी का व्यवसाय है, बैटरी इन्वर्टर का काम है। बैटरी इन्वर्टर का काम मेरे है। पापा जी यहाँ अंशराज जी वर्मा जी जी मिस्त्री ग्राम से फेमस थे लाहौर। जी जी। तो उन्हीं से मैंने ये मतलब हमारी पारिवारिक ये लाइन। हाँ, यानी पुश्तैनी कार्य। हाँ, पुश्तैनी कार्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपका ये पुश्तैनी कार्य था बैटरी इन्वर्टर इत्यादि का, तो क्या आपने नहीं सोचा कि बेटे को भी इसके अंदर डाल लें ताकि बिजनेस, तो बड़ा बेटा था, बिजनेस में हाथ बटेगा, ऐसा नहीं सोचा था क्या? नहीं, इसमें क्या है कि हमारी एक सोच रहती है कि परिवार हम एज ए फ्रेंडली रहते हैं तो बच्चों पे कभी दबाव नहीं बनाया कि आप क्या करना चाहते हो। जी, इसकी शुरू में जो इच्छा थी जी जी तो ये स्टेट्स पे मतलब ट्यूशन जाता था। जी। तो इसने जब भी कभी किसी बात के लिए पूछा है तो उससे कभी मैंने उस पर ये प्रेशर नहीं डाला कि आप ये करो। अच्छा अच्छा। ये बच्चे पे करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम जी, मैं आपसे बात करने से पहले मैं अजय जी से पूछना चाहूंगा कि अजय जी, आपने जो उच्च शिक्षा यानी स्नातक कहाँ से किया था? मेरा स्नातक पतंजलि विश्वविद्यालय से ही हुआ था। पतंजलि विश्वविद्यालय से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और परा स्नातक भी पतंजलि विश्वविद्यालय से ही हुआ। बिल्कुल। और यानी पीजी भी वहीं से हुआ है? जी 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 जी। और पीजी होने के बाद में पूज्य महाराष्ट्र ने 2 महीने बाद में मुझे बोला था कि अभी अगर फ्री है तो आ जाओ। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद में जस्ट 3-4 महीने के अंदर ही वापस से रिज्वाइन कर लिया था एज ए टीचर। तो जहाँ से मैंने जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की थी उसी यूनिवर्सिटी में अभी मैं सेवाएं दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। तो प्रेम जी, आपने अभी बताया कि आपका इन्वर्टर का बिजनेस है, व्यवसाय है। तो बेटा पहले इंग्लिश मीडियम में था, बाद में हिंदी मीडियम में आ गया, फिर संस्कृत के क्षेत्र की तरफ बढ़ा। कभी वो अंग्रेजी की किताबें मांगता है, कभी संस्कृत और हिंदी की किताबें मांगता है। तो आपको झुंझलाहट नहीं हुई कि इसकी पढ़ाई हो गई है या क्या हुआ? इसके मुझे नहीं पता इसके दिमाग में क्या था, लेकिन इसके शुरू में दिमाग में एक ही बात थी कि जी, मुझे जब यहाँ से अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन से ये पढ़ के निकला था जी जी, तो इसके दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे योगा के लिए, तो फिर मैंने इसको यूं मान लो कि मुझे नहीं पता था कि शीर्षा भी इनको ऐसे गुरु मिलेंगे जी जी जो योगा में इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, जो इनका नाम था इलमचंद सर। जी 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 जी। तो उन्हीं की वजह से ये इस लाइन में आ गया। यानी गुरु जी का आशीर्वाद रहा है। गुरु जी का कहते हैं ना कि गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा। बिल्कुल 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 सही बात है। तो उसी की वजह से फिर जैसे इसकी इच्छा थी, फिर इसको हमने बोला कि कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए तो फॉर्म भरने के लिए बोला। तो ये इसने सिर्फ और सिर्फ ओनली एक पतंजलि का ही फॉर्म भरा था इसने। तो इसको मैंने डांटा, मैंने कहा बेटा यार तूने एक ही कॉलेज का भरा है भाई, दो अगर उसमें सिलेक्शन नहीं होता। बोला पापा मुझे जाना ही पतंजलि में है। अच्छा अच्छा। अब इसके क्या मन में था? है प्रेम जी, आप ऐसा नहीं सोचते हैं क्या कि गुरुजी का ऐसा क्या आशीर्वाद लगा कि बेटा हाथ से निकल गया? नहीं, ये तो मैं तो ये मतलब गुरु का आशीर्वाद होता है ना। अच्छा 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 अच्छा। जैसे मतलब उससे बड़ा तो कोई शायद ही मेरे हिसाब से आशीर्वाद होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। गुरु अंतिम अवधि तक सोचता है बिल्कुल। कि लास्ट में पंक्ति में बैठा बच्चा भी होता है ना, उसके बारे में गुरु ही सोचता है बिल्कुल बिल्कुल कि ये मेरा स्टूडेंट आ गया है। सही है। तो ये तो अच्छी बात है कि आज ये इस लाइन में आया और आज लाहौर का नाम इसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नौहर का नाम नहीं, आपका भी नाम आप बड़ा रोशन किया है। और आपका परिचय भी अजय वर्मा के नाम से होता है कि अजय वर्मा के पिता प्रेम वर्मा। तो जब मैं देख रहा हूं कि अजय वर्मा की जो शिखा है, चोटी है, वो बहुत ही बड़ी है। तो इस प्रकार से शिखा को इतना बड़ा बढ़ाना, आजकल के युवा देखते हैं, कई दशकों हमने देखा है युवाओं को कि अलग प्रकार के हेयर स्टाइल करना और बालों के और अपने हेयर स्टाइल से अपने चेहरे को ऐसे झटके देते हुए निकलना। क्या इस प्रकार से क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं भी अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल करूं और बाद में मैं भी झटके लगा करके ऐसे निकलूं?
जी ये सब मैंने कर लिया था 10वीं तक की। अच्छा अच्छा, यानी कि आपने इंग्लिश मीडियम तक आप रहे तो देख लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बालों को कलर भी करवा के देखा, बाल बड़े भी कर लिए, बिल्कुल। रिबॉन्डिंग भी करवाई, कर्ल्स भी करवाया। उसमें उसके लेकिन बाद कुछ में- दिखाई नहीं दिया। हाँ उसके बाद में बस ये सब सुकून नहीं करके मिला। देख लिया और लास्ट में हर तरह से अपने आप को ट्राई करके देखा कि हाँ ऐसे, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कंजस्टेड होके या कहीं बाउंड्रीज है, बस शिखा रखनी चाहिए, आप चाहे बालों को कैसे भी तो रखें। शिखा कब से आप और- रख रहे हैं? शिखा मैं 10th क्लास से ही रख रहा हूँ। जी जी जी। 10th क्लास में 10th क्लास से पहले से ही अराउंड 6th 7th के अंदर आरएसएस में हम जाते होते थे। जी जी। राम सुखदास जी पार्क में आरएसएस का शाखा लगता था, तो वहाँ पे हम लोग सूर्य नमस्कार भी करते थे और उसके बाद में वो आरएसएस में जो गेम होते हैं अलग अलग वो गेम भी खेलते थे। बिल्कुल। तो मोटिवेट तो वो करते थे आरएसएस में कि आप शिखा रखो, बट जी। मैंने 10वीं में ही आके रखी थी शिखा, जी। क्योंकि पहले सब करवाया, रिबॉन्डिंग भी करवाई, कर्ल्स भी करवाया, एंड आपने कुछ भी करवा रखा हो चाहे कि आपका कैसा भी सही हेयर है, हो, सही लेकिन है। एक शिखा आपको अपने लिए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। शिखा आपकी पहचान है। बिल्कुल। आज हम भारत से बाहर जाते हैं, आपको कोई और देखता है तो आपको शिखा से ही पहचान सकता है कि आप सनातन से जुड़े हुए हैं, और आप पे जब उन्हें पता लगा आपने शिखा रखी है तो एक सनातन के लिए बाहर के देशों में बहुत इज्जत भी है, बिल्कुल। तो वो इज्जत भी प्राप्त होती है, और वो इज्जत के साथ साथ में वो आप पे विश्वास करते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन है क्या। जैसा कि आपने देखा होगा अभी महाकुंभ में दूर विदेशों से भी लोग आए थे, और विदेशों से भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सनातन में है क्या। तो ये सनातन को जानने की बिल्कुल बेसिक रूट है, और साइंटिफिकली शिखा जहाँ पे रखी जाती है वो सहस्त्रार चक्र होता है। हम्म। तो रामानुजन जी जो मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिन्हें वो माना जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो अपनी शिखा को बांध के रखते थे हम्म। एक रस्सी से, जी। ताकि जब उनको नींद आए तो शिखा खींचे। शिखा यहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है और यहाँ पे हमारे पॉइंट्स होते हैं। जी। तो जब हम शिखा को बार बार खोलते हैं या बार बार जैसे अभी शिखा खोलिए, तो जब हम इसको बांधेंगे तो बांधते टाइम ये पूरे पॉइंट्स से ना प्रेस होंगे, तो ये पॉइंट्स आपको मेंटल ग्रोथ के लिए और आपके जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के, जी जी जी। उनको पुश करता है कि काम करें, लेफ्ट टू राइट ब्रेन को पुश करता है कि एक साथ काम करें। तो इसी तरह से शिखा रखनी चाहिए। ये आपकी एजुकेशन की लाइन के अंदर भी बहुत हेल्पफुल होता है, जी। क्योंकि जब आप बार बार इसे बांधते हैं, क्योंकि जब शिखा होती है तो बार बार इसी एरिया को हम ज्यादा खींचते हैं, बिल्कुल, तो सही बात वो है। फर्क पड़ता है उस चीज का बिल्कुल। एक्यूप्रेशर के साइंटिफिकली भी। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, जैसा कि शिखा के बारे में कितनी अच्छी बात, कितनी शास्त्र सम्मत बात अजय जी ने बताई, तो अजय जी, आपने जब शिखा के बारे में मैंने पूछा था तब आप स्मृति के झरोखे में चले गए थे कि हाँ मैंने शिखा कब से प्रारंभ की। शायद आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगा, क्योंकि जब माँ अपने बेटे को नहला धुला करके जब बाल संवारती है, बाद में काला टीका लगा करके बाहर भेजती है, तब उसको पता होता है कि हाँ मेरे बेटे ने शिखा कब से प्रारंभ की होगी। तो यही प्रश्न आपकी माता जी से पूछे तो कैसा रहेगा, है ना जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी, आप जो अजय है ये शिखा कब से प्रारंभ की थी रखनी? इसने 6th 7th क्लास से स्टार्ट की थी, जी। लेकिन वही है कि 4 दिन रख ली फिर कटवा दी जी, कि जी, हाँ जी। नहीं अभी कुछ अलग करना है। जी, जी। ऐसे करते करते जब खुद की समझ में आया तब इसने कि हाँ अब इसका जब इसको मेन रीजन पता चला कि हाँ किस लिए रखी जाती है, क्यों रखनी चाहिए, जी। तो वो 10th में थोड़ा बच्चा ऐसे मेच्योर हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है आप समझ में आने लगी जी, चीजें, सब जी। कुछ करके देख लिया कि हाँ अब स्थिर मतलब स्टार्टिंग करनी है, तो फिर अपने आप 10th के बाद से इसकी कंटिन्यू है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा है और बाद में हिंदी मीडियम में, वो भी संस्कृत जैसी भाषा उसने पढ़ी है। तो जब बेटा इंग्लिश मीडियम में गया, अंग्रेजी की पोएम बोलता था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सुनकर के माँ का हृदय हंसता था, सही है। खुश होते थे। और बाद में बच्चा अचानक ओम सहनोवतु सहवीर्यम करवावहै और गीता जैसे श्लोक बोलने लगा, तो क्या आपको अटपटा नहीं लगा क्या? नहीं अटपटा नहीं लगा। उस टाइम और ज्यादा खुशी हुई अच्छा, कि चलो ये अच्छा है कि हम जैसे बचपन से बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाते हैं, लगभग जी, जी। अपने घरों में सिखाते हैं, जी, जी। और बच्चे जब छोड़ के और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं ना, तो वो खुशी होती है कि हाँ इंग्लिश भाषा बोल रहा है, सीख रहा है, ये जरूरी भी है। जी, जी। लेकिन उसके बाद में जब उस समझदार हो गया बच्चा, फिर वापस अपनी संस्कृति को वो खुद ही जान रहा है, जी। तो इससे और ज्यादा खुशी हो रही है कि हाँ अपने धर्म से भी जुड़ा है
और अपनी जो मेन भाषा है उससे भी जुड़ रहा है। संस्कृत अपनी मेन भाषा है ही, देव भाषा है। ये तो अगर इससे जुड़ रहा है तो एक बात ये भी है कि जो संस्कृत से जुड़ रहा है वो ये बीपी का भी मरीज नहीं होता और उसकी शुगर भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये बहुत मतलब खुशी की बात थी, मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि हाँ चलो मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं तो दोनों अच्छे अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे ऐसे कोई अफसोस नहीं है। हाँ कि ये ऐसा, हाँ, बिल्कुल कि जो जहाँ पे खड़ा है वो वहीं से प्रोग्रेस कर रहा है। वो कहते हैं ना कि वो देश प्रेम करना है या दिखाना है तो वो जंग में जाके दिखाना नहीं होता। जहाँ पे आप खड़े हो ना वहीं से शुरू हो जाओ, वही देश प्रेम है। अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ रहे हैं दोनों, ये अपने कार्य क्षेत्र में आगे अच्छा बढ़ रहा है अजय, रजत अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा है। तो दोनों मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। इंग्लिश भी अच्छी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय की माता जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि देश प्रेम जब दिखाना हो तो जरूरी नहीं है कि सीमा पर जाकर के ही जंग ले ली जाए, कि हम जहां खड़े हैं उस स्थान पर रह करके भी हम राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जब ऐसा भाव देने वाले, जब ऐसे भाव बच्चे में पैदा करने वाली माँ होती है, तब बेटा योगाचार्य और संस्कृति को मानने वाला क्यों नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक बात और पूछना चाहूंगा मैं कि जब बेटा यह शिखा रखने लग गया, जींस पैंट से सीधे इस प्रकार चोले और धोती में आने लग गया, तो क्या आपके मन में ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा भी ऐसे जींस पैंट पहन करके और ऐसे चले और फिर बाद में मेरे पास आए और हाथ में क्या आजकल वो बच्चे क्या घुमाते आते वो छल्ला चाबी का गिरा इस प्रकार की चीजें, तो क्या आपके दिमाग में, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आधुनिकता से युक्त आज के जो बालक हैं, क्या ऐसे बच्चों की जो कल्पना है वो आपके दिमाग में नहीं आई क्या? नहीं ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों के अंदर दोनों ही क्वालिटी है, मैं ये कहूंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये सही धोती है। कुर्ता भी बहुत पहन के शानदार लगता है तो उतना ही कोट पैंट में बहुत अच्छा लगता है। और इसने मतलब ये नहीं है कि ये धोती कुर्ता पहनने लग गया तो इसने कोट पैंट छोड़ दिया। ये दोनों चीज पहनता है और दोनों में अपने अपने हिसाब से सम्मान देता है दोनों ड्रेस को, कि हाँ अगर आप कोट पैंट में हो तो कैसे जेंटलमैन लग रहे हो और धोती पहन रखी है तो कैसे सनातनी लग रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये माँ के भाव है दर्शकों, बड़ा ही अच्छा है। और मैं अजय के जो छोटे भाई हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत वर्मा है। रजत वर्मा। तो रजत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप भैया को इस प्रकार से योगा करके और पतंजलि जैसे विश्वविद्यालय में योगाचार्य के रूप में एक अध्यापन जब करवाते हैं, ऐसा देख करके आपके मन में क्या आता है कि मैं भी ऐसा बनूं, या क्या ऐसा कुछ मन में कोई विचार, कोई और कुछ है क्या, बताइएगा। जी, बड़े भैया की प्रेरणा लेते हुए मैंने नोहर के अंदर डी डांस के नाम से एक स्टार्टअप किया, जिसपे हम योगा, डांस और हर वो एक्टिविटी करवाते हैं जिससे हम हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके और हर तरीके से एक छोटे बच्चे को माइंडली, फिजिकली प्रिपेयर कर सके कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। बिल्कुल, यानी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी बिल्कुल सही बात है। आपने भी इनसे प्रेरणा लेकर के अपनी एक डांस एकेडमी प्रारंभ कर रखी, और जहाँ अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ करके आधुनिक जो नाच है वो भी सिखाते हैं और जो योगा है उससे भी जुड़ी हुई चीजें वो बताते हैं। तो अजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा ये बताइएगा आप कि जब आपने वहाँ पतंजलि में आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पे स्वामी श्री रामदेव जी से भी आपका बहुत बार मिलना हुआ होगा। जी, पूज्य महाराज श्री का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहता है जी। किंतु जब वो मुझे नहीं जानते थे जी, तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी थे जो हमें एज ए प्रॉक्टर हमें पूज्य महाराज ने दिए हुए थे जी। तो प्रॉक्टर वो कुलानुशासक थे, तो वो हमसे मिलते थे और वो बातें बताते थे, तो इंटरेस्ट आता था उन बातों में। और महाराज श्री को अच्छे से अगर जान पाए तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी की वजह से ही जान पाया, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है मीडिया में भी, हम खुद भी देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जहाँ पे कई बार ऐसा होता है गंगा चल रही है, हमने वहाँ पे नहीं धोया अपना हाथ कि हाँ भाई ये गंगा जी जा रही है तो वहाँ पे जाके डुबकी लगा ले। तो कई बार 1 साल तक तो ऐसे ही महाराज श्री के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं थे, बस इतना था कि महाराज श्री से योग सीखना है और योग अपने आप हमें पैसा कमाना है। लेकिन डे बाय डे जब महाराज श्री को जानना शुरू किया तो शास्त्रों को जानना शुरू किया, क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर
हमें जो पढ़ाया जा रहा था उसमें हमारे सिलेबस में भगवत गीता जी थे, ईशोपनिषद था, योग दर्शन था। तो जैसे ईशोपनिषद था, ईशोपनिषद भी पूरा याद किया था। तो ईशोपनिषद में भी आता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदयस्य स्विदनम। जो कुछ भी रचा है वो सब ऊपर वाले ईश्वर ने रचा है। उसकी सृष्टि से आपको जो भी मिला है वो भी उसके ही वजह से मिला है, उसी के परमिशन से मिला है। आप खुद से कुछ नहीं कर पा रहे। आज जो मैंने मेडल्स लिए हैं वो मैंने नहीं लिए, वो एक शक्ति ने मुझे प्रदान किए। अगर मैंने इन मेडल्स का या कोई भी अचीवमेंट का घमंड कर लिया तो वो उसी टाइम क्षण में ही मेरे से छीन भी हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जब चीजों का पता लगा, शास्त्रों का पता लगा, तो डे बाय डे मैंने इन चीजों से ऊपर उठ के गुरुजी को जाना। फिर गुरुजी को जब जाना तो जब एक ये मैनिफेस्टेशन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए, जिस चीज के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी वो चीज वैसे ही रिएक्ट करती है। अगर आपका कोई गोल है या कोई एम है तो अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको मिलेगा तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन है, जिस प्रकार कोई छात्र होता है उसे अगर उसका सिलेबस पूरा याद है तो वो टेस्ट के अंदर है ना खुद से कॉन्फिडेंट होके कि सर टेस्ट ले लो, आज आपने टेस्ट बोला हुआ था, और वो उसमें 9.5 या वेरी गुड एक्सीलेंट ले लेता है। वहीं पे जब उसे याद नहीं है तो वो नहीं ले पाता है। सेम वही चीज जब आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो या आप उस कर्म पे कार्य करते हैं तो आपको वो चीज मिल जाती है। और वो चीज सिखाई किसने? गुरुओं ने सिखाई। अब गुरुओं से जब सीखा, जब जाना कि हाँ जो हम सीखा वो भी हमारा नहीं है, जो हमें उससे मिलना है वो भी हमारा नहीं है। तो जब ये सब चीज आपको पता लगती है तो एक महान गुरु जैसे पूज्य महाराज श्री है, पूज्य महाराज श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, अब गुरु का नाम नहीं लिया करते हैं इसलिए बार बार, क्योंकि वहां पे रहते तो ये कुछ संस्कार बने हैं अंदर कि गुरु का नाम नहीं लिया करते हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री का ही आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है, क्योंकि उनकी बातों को फॉलो किया है। जिस प्रकार आप कोई भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वो ग्रंथ जिसने लिखा है उसके प्रति अगर आप कृतज्ञ हैं तभी आपको उस ग्रंथ का, उस ऋषि ने जो चीज लिखी है उस तरह से आप समझ पाएंगे। वरना ये किताबें बहुत लिखी हुई पड़ी हैं, उन किताबों को समझना, आप जितनी बार भी भगवत गीता को जिस तरह से आप पढ़ेंगे आपको उसी तरह से वो समझ आएगी। अगर आज आप खुश हैं तो आप खुशी खुशी वो पढ़ेंगे तो आपको हर श्लोक के अंदर एक खुशी कैसे वो मिलेगी वो समझ आएगा। अगर आप दुखी है तो आपको ये समझ आएगा कि वो दुख से पार कैसे निकल जाएंगे। वही श्लोक आपको वो एक ही समय में 4 बातें बता रहा होगा। एक खुशी है तो अलग बात बताएगा, दुख है तो अलग बात बताएगा, ज्यादा ही ओवर प्रसन्नता है तो भी आपको अलग बात बताएगा कि ज्यादा खुश मत हो, जो है वो मेरा है, जो तेरे को मिल रहा है वो मेरा है, तो तेरा कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं लेके जा रहा है, तू कुछ नहीं लेके आया है। तो ये सब बातें शास्त्रों में ही, शास्त्र सम्मत बातें ही हमें वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। और महाराज श्री का निरंतर आशीर्वाद मेरे पे बना रहा। अभी भी, इससे पहले ये तो अभी इसमें हमें कैश प्राइज मिला है, और इस कैश प्राइज से पहले भी जब भी परफॉर्म करता था, कई बार अच्छा परफॉर्मेंस होता था तो महाराज श्री मुझे कैश प्राइज दे दिया करते थे। जैसे 50,000 रुपए मैक्सिमम उससे पहले दिए थे। उससे पहले मैंने अपना बैचलर्स का फाइनल ईयर, मास्टर्स, ये सब स्कॉलरशिप पे किया था। जी। तो इस तरह से काफी अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट रहा और महाराज श्री का भी पूरा आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। चाहे स्टूडेंट था और आज भी वो मुझे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। मुझे इंजरी हो गई थी बीच में, तो इंजरी हुई थी तो महाराज श्री खुद मुझे चेक करने आए थे हॉस्टल के अंदर, पहली बार वो बच्चे को विजिट करने आए थे। बड़ा सौभाग्य आपका। तो एक बहुत बड़े संत का अगर आशीर्वाद इस तरह से मिलता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं फिर। बिल्कुल। और अब जो ये मेडल मिल रहा था आपको, इसके साथ में कोई नगद राशि भी मिली थी क्या? हाँ जी, गोल्ड मेडल पे 12 लाख रुपए की राशि प्रदान हुई होगी और सिल्वर मेडल पे 8 लाख की, तो कुल राशि 20 लाख की रहेगी। जो प्रदान की जाएगी उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और राजकीय सेवा का भी कोई अवसर दिया जाएगा क्या? जी, गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑफर मिलेंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स बताए जाएंगे जहाँ पे वैकेंसीज खाली होगी। उन डिपार्टमेंट्स का अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट लेना है और आपको किस लेवल का जॉब आपको चाहिए, और कौन सी डिपार्टमेंट में भी क्या जॉब, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वो जॉब्स मिल जाती हैं। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, ये युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा की बात है कि योगा जैसे क्षेत्र को हम हल्के में लेते हैं और हल्के में लेकर के इसको आगे बढ़ाने से परहेज करने लगते हैं, तो इसमें परहेज नहीं करें। हमने देखा कि अजय वर्मा ने इसमें गोल्ड मेडल तो प्राप्त किया ही किया है, साथ में नगद राशि 20 लाख रुपए भी प्राप्त किए हैं, और साथ में राजकीय नौकरी जो कि राजकीय सेवा के रूप में सरकार के द्वारा इन्हें प्रदान की जाएगी वो भी प्राप्त होगी। तो यह बड़ा इनका सौभाग्य है। और अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज हम देखते हैं कि युवा इस भागम भाग वाले जीवन में, कुछ प्राप्त करने वाले जीवन में
कि मैं कुछ प्राप्त करूं, नहीं करते हैं तो बड़े हताश होते हैं, बड़े निराश होते हैं। हताश और निराश होकर के एक बड़ा ऐसा मार्ग आप वो बच्चे हैं वो अपना लेते हैं, वो मार्ग है नशे का। और युवा आज नशे में डूबता जा रहा है। यह एक बड़ी भयंकर समस्या है जो सुरसा के मुख की तरह मुखबाई हमारे सामने, हमारे समाज के सामने खड़ी है। और इसके जो नतीजे हैं, इसके जो परिणाम हैं, वो भी आए दिन हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? ऐसे युवाओं को समाज सेवी संस्थानों से जुड़ना चाहिए, समाज जी। सेवा करनी चाहिए। जी। समाज सेवा करने से जो प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता जब उन्हें मिलेगी तो वो नशा शायद छोड़ देंगे। जी जी और समाज सेवी संस्था जैसे कि सवेरा सेवा संस्थान अपने नौहर में है, जी जी जहाँ पे मैं भी जब मेरे को मेडल आता है या बर्थडे होता है तो फिर वहाँ पे रसोई करता हूँ। जी जी वो रसोई का सिर्फ इतना ही होता है कि वो सिर्फ आप खाना नहीं खिला रहे होते हैं, आप समाज सेवा कर रहे होते हैं। और वो जो आशीष आपको मिलता है, जो भूखे का आशीष जब आपको मिलेगा तो वो आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं सक्सेस के अंदर आगे अग्रसरित करेगा ही करेगा। और सवेरा सेवा संस्थान में भी मुझे कम से कम 4-5 साल हो गए, तो हमने उस संस्थान में जुड़ के जब छुट्टी में आता था मैं यहाँ पे तो जी, जी। गरीबों की सेवा की है। कोविड के अंदर हमने सैनिटाइजर्स बांटे थे जी, जी। और मास्क बांटे थे जी, जी। और पौधारोपण का पूरा कार्यक्रम आज भी चलता रहता है। और बेटी बचाओ, बेटी को चिड़िया को दाना पानी देगी हमारी जी, बेटियां जी। रानी, इस तरह की मुहिम जो हाँ सेवा जी, सेवा संस्थान में चलती है। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सामाजिक संस्थानों जी। से जुड़कर के युवाओं को अपनी बातें हैं वो आगे बढ़ानी जी, चाहिए। जी। और इसके साथ साथ में जैसे आपको अपने बड़ों के बीच में बैठना चाहिए, जी। जो आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं या जो भी अच्छे लेवल पे हैं, आपको उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी जीवनी के बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल। तो वो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मुझे मेडल लेने में लगभग 10 साल का समय लग गया। जी 2015 से मैंने योग शुरू किया था और 2025 अभी आ गया है, तो अब मुझे मेडल प्राप्त हुए हैं क्योंकि मैंने हर साल एक नया एक्सपीरियंस लिया और नए एक्सपीरियंस के साथ में नेक्स्ट ईयर रिपीट किया। जी। तो अगले साल कुछ और नया बदला, ये फेरबदल 10 साल तक चलता रहा। लेकिन जी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार नेशनल खेले थे। जी। मेरे स्टूडेंट्स जैसे जो सिल्वर मेडल है, इसमें भी हम 2 लोग ने पार्टिसिपेट किया था, एक मैं था एक मेरा स्टूडेंट था। हम दोनों का एक साथ एक डुओ परफॉर्मेंस होती है, डुएट, तो डुएट में पार्टिसिपेशन था। उसका पहला नेशनल था और उसका पहला नेशनल में ही उसको मेडल मिल गया क्योंकि एक अच्छा कोच था जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस था, वो उसे बता पाया। इसी प्रकार से जब आपका कोई एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आपकी बहुत सारी, मैंने जो चीज गलतियां करके 10 साल में सीखी थी जी, वो जी। उस बच्चे को एक बार भी नहीं फील हुआ क्योंकि उसे पता ही नहीं लगा कि गलतियां होती क्या है। उसको बिल्कुल। सीधा वो सब कुछ बता दे, तो वो एक्सपीरियंस से आता है आपको। और एक्सपीरियंस कौन बताता है? आप, जैसे आपके पास अनुभव है तो आप ही बता सकते हैं कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपको पता लग गया है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स को पता लग गया कि ऐसे करने से मेडल आएगा, तो उनको जब एक ही साल में मिल गया, लेकिन मेरा 10 साल का सफर रहा, तो अब उनका भी कोई स्टूडेंट होगा तो उनको भी एक ही साल में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से, तो हमारे अपारा स्कूल के प्रिंसिपल सर थे दिनेश शर्मा सर, जी। तो उन्होंने पूरा बचपन से ही काफी मोटिवेट किया था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। और इसी के साथ वो, क्योंकि वो स्कूल के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाते रहते थे और फिर जब उनको बुलाते थे तो हमें बताते थे कि भाई ये इतने बड़े ऑफिसर हैं और आपको भी इनसे बड़ा बनना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो एक मोटिवेशन बचपन से ही बीजारोपण हो गया था। इस प्रकार अब बात रही नशे की, तो नशा करना ना करना वो स्वतः छात्र पे ही रहता है। पेरेंट्स का उससे कोई रिलेशन नहीं होता, ना ही स्कूल का कोई रिलेशन है। जी। अब छात्र पे कैसे रहता है? उसके संस्कार आप जैसे बनाएंगे, अगर उसको बचपन से आपने अच्छे कार्यों में लगाया है, उसका शेड्यूल पूरा बिजी है, तो उसको नशा करने का समय नहीं मिलेगा। अगर आपका बच्चा फ्री है, आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं या उसको फोन पकड़ा दिया है, उसको गेम नहीं खिला रहे हैं, जैसे आरएसएस में जुड़ने का क्या मतलब है? वहां पे गेम खिलाते हैं। अब जो गेम खेलेगा वो गेम खेलने की उसमें ललक बन जाती है। बिल्कुल। जब ललक बन जाती है तो वो सुबह भी खेलता है और शाम को भी खेलेगा। खेलों से जुड़े। तो जब खेलों से जुड़ेगा तो अब खेलों से जुड़ने के बाद में उसके पास वो इतना थक जाएगा कि नशा करने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे आज अभी कुछ पर्सनल बात बताता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में था जी। स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में था, जी, जी। तो कभी ना तो नशे का टाइम मिला और ना ही कोई दोस्ती यारी बनाने का टाइम मिला। जी जी तो अब जब एक अचीवमेंट हो गई तो घर वाले अब बोल रहे हैं कि कोई है आपके जान पहचान में कोई लड़की जो योगा करती हो तो आप देख लो। तो अब उस समय वो टाइम ही नहीं मिलता। जब आप कोई चीज में लग रखे ना, आप कोई गेम के अंदर स्पोर्ट्स में, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप दोस्ती बनाई। अब मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं है, नौहर में भी गिने चुने कुछ दोस्त है। और ऐसे ही जब मैंने बैचलर्स की तो बैचलर्स में भी ज्यादा
दोस्त आपके कम ही बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और जो जैसे स्पोर्ट्स के जो फ्रेंड्स हैं आज इंटरनेशनल लेवल पे, भारत के अंदर भी हर एक स्टेट में मेरी जान पहचान है, वो क्यों है? स्पोर्ट्स की वजह से। तो स्पोर्ट्स आपको एक ओवरऑल एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन बनाता है, एक मल्टीवर्स पर्सनैलिटी बनाता है। आप वर्सेटाइल होकर बहुत सी चीजों को जानते हैं, आप बहुत सारे कल्चर्स को जानते हैं, आप समझ पाते हैं। आज मैं गुजराती कल्चर को अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, साउथ इंडियन कल्चर को पूरा अच्छे से जानता हूँ, नॉर्थ ईस्ट की पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू वेस्ट बंगाल, हर जगह पे मेरे फ्रेंड्स हैं। और इसी तरह से स्पोर्ट्स आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, जो स्पोर्ट्स का बच्चा होगा वो कभी सुसाइड अटेम्प्ट कर नहीं सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा बड़ा स्पोर्ट्समैन सुसाइड करके मर गया, बिल्कुल। बड़ा सुपरस्टार मर गया ही सुना होगा, लेकिन स्पोर्ट्समैन कभी, क्योंकि सुसाइड करने का भाई इतनी पूरे साल की मेहनत होती है, आपको एक टाइम में पता लगता है कि बस सब खत्म हो गया भाई, कोई मेडल नहीं आया, फिर से शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, जोनल क्लियर किया, फिर स्टेट खेला, फिर नेशनल खेला, नेशनल के भी क्वालिफाइंग राउंड क्लियर किए, फिर उसके बाद नेशनल गेम्स का क्वालिफाइंग राउंड में गए। तो इतना ज्यादा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चे को बचपन से आता है, क्योंकि जब मैंने तो 11th क्लास में गेम, पहला गेम मेरा फुटबॉल था जो मैं 6th क्लास से खेला था, तो 6th क्लास से फुटबॉल में पिटता ही था, फुटबॉल लग गई वहां बेहोश हो गया, क्योंकि जैसे में लग गई तो बेहोश हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया। तो इंजरी से भी आप बच्चे ना फिर कॉमन भी रहते हैं, कितनी भी लग जाए ठीक है, लग गई, पकड़ के हाथ और हॉस्पिटल चला गया। अभी कुछ टाइम पहले मेरे आंख पे लगी थी तो मैंने खुद ही यहाँ पे हाथ लगाया और स्टिचेस, डॉक्टर के पास गया अकेला, उससे रात को स्टिचेस लगवाए और आ गया। डॉक्टर भी अचंभित था कि भाई एक अकेला कैसे घूम रहा है ऐसे। तो इस प्रकार स्पोर्ट्स आपको हर तरह का डेवलपमेंट देता है। तो मेन रहेगा आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें और जितना हो सके फोन से दूर रखने की कोशिश करें। दूर तब रहेगा जब उसकी रुचि कोई गेम में लग जाएगी। या गेम आजकल लोग सड़कों पे नहीं खेलते हैं, हम लोग ऐसे गेम तो कबड्डी, खो खो गेम तो फोन पे, उसमें फोन पे भी होते हैं। जो फोन पे गेम खेलते हैं उससे दिमाग में रेडिएशन आता है, रेडिएशन से जितना टच में रहते हैं उतना न्यूरॉन्स कम काम करते हैं। जब न्यूरॉन्स कम काम करेंगे तो शारीरिक खेल नहीं है, शारीरिक खेल ही आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। जैसे क्योंकि जब आप हारते हैं ना तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इंटरनली बहुत रोते हैं। जैसे ये मेडल्स कोई एक दिन में नहीं है, 10 साल लगे, 10 साल में पता नहीं कितने टूर्नामेंट्स में मैं रोया हूँ। और उन टूर्नामेंट्स में चुपचाप छुप के रोना, फिर छुप के वापस से हंसते हुए बाहर आना और जिसका मेडल है उसका सेलिब्रेट करना। क्योंकि मेडल एक दो को मिलता है लेकिन दोस्त आपके सभी होते हैं। तो जिसका मेडल आ जाता है, अब उनके सामने भी ऐसे नहीं दिखाना होता हाँ मेरा मेडल आके तेरा नहीं आया, तो उनके साथ भी खुश रहना है। और जब आपके दोस्त का मेडल है आपका नहीं आया तो भी आपको उसको खुशी जाहिर करनी है कि भाई तेरा मेडल है, मेरे को खुशी है। तो आपको रोना भी है और हंस के भी दिखाना है। तो वो सब चीजें स्पोर्ट्स अच्छे से दिखाता है। जी जी। तो इस प्रकार से आपको स्पोर्ट्स से ना हर चीज दिखाता है, हर चीज सिखाता है। तो बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें, बच्चे को सनातन से जोड़ें। और जब अपने शास्त्रों से जुड़ेगा, अपने आप को जानेगा, तो बच्चा नशे से बिल्कुल दूर अपने आप हो जाएगा। क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होगा नशा करने के लिए। नशा वही लोग करते हैं जिनके पास फ्री का टाइम होता है, या जो फालतू के अंदर घूमते रहते हैं, जिनका खुद को कुछ करना नहीं होता। जब आप डिस्ट्रिक्ट हार जाओगे तो आपके अंदर ललक रहेगी कि इस बार डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, तो स्टेट की रहेगी कि स्टेट करना है, पूरा साल इसी में निकल जाएगा। अभी जैसे नेशनल मेडल मिल गए तो अभी ये ललक रुकी नहीं है, अभी एशियंस में सिलेक्शन हो रखा है। अभी है कि एशियन करना है, जब एशियन हो जाएगा तो बोलेंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप करनी है। वर्ल्ड जब तक आएगा तब तक फिर से डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, अगले साल भी लेना है मेडल। सही सही। तो एक वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा एक साइकिल चलता रहता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल, फिर से डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल। और इसके साथ साथ में आपकी एक अलग पहचान बनती है। आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग जानते हैं, क्यों? क्योंकि आपने कुछ कर लिया होता है। अब किया क्या आपने अपने आप को समय दिया है, योग अपने गेम को समय दिया। गेम को समय देने से जब आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडल आते हैं तो अपने जोनल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बिल्कुल धरातल पे आपके होम टाउन का नाम होता है, कस्बे का नाम होता है। फिर जब डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट में आते हैं तो फिर स्टेट के अंदर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पैट्रियटिज्म भी, राष्ट्रभक्ति भी इससे आती है। राष्ट्रभक्ति क्या, सिटी भक्ति, देशभक्ति और अपना शहर भक्ति भी आती है। राष्ट्रभक्ति तो सबने सुनी होती है, शहर भक्ति मतलब नौहर से है अभी, तो नौहर से डिस्ट्रिक्ट अब हनुमानगढ़ कि मैं अपने मातृ स्थान का नाम, तो वो अपने आप एक जुड़ाव हो जाता है कि भाई मैं नौहर का हूँ। फिर नौहर को जब जुड़ाव हो जाता है फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर स्टेट में आके हनुमानगढ़ का हूँ। फिर हनुमानगढ़ जब हो जाता है तो नहीं मैं राजस्थान का हूँ। तो एक बचपन एक बेस लेवल से आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपका जो जुड़ाव है अपने कल्चर से, अपने आप आपको प्राउड फील होता है जब आप राजस्थानी कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, या ये राजस्थानी कुर्ता या राजस्थानी पगड़ी आप डालते हैं जब आप नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो एक इंटरनली अपने प्राउड कि हमारा कल्चर ऐसा है, हम ऐसे हैं, हम धोती डालते हैं, हम मैं बागड़ी बोला जी, मैं यहाँ बोला जब आप कट्ठी उठ जाओ कट्ठी बड़े लेवल पर, जब कोई बागड़ी मिल जाए बैठे आप धक्का भी बागड़ी बोलनी है, क्यों बिठा लगे बागड़ी यहाँ बोली जाए, मेरी लैंग्वेज यहाँ बोली जाए। तो जब मेरी भाषा इसी है
तो फिर यानी आप ही प्राउड फील हुआ है। अब टॉपर भी कुछ पेरेंट्स भी हो गए ऐसा भी, जगह क्या भी थे बांग्ली ना बोलो हिंदी बोलो, हिंदी ना बोलो थे अंग्रेजी बोलो, तो बिया बोला फिर बाद में जो थे कभी ऊपर लेवल तक उठ जाओ नहीं, बाद में थारी आपकी लैंग्वेज था ना आगे भी प्राउड फील करा हुआ है भी थे घरे बात कर लगा धक्को बांग्ली बोलोगा भी अगले ना समझ आवे कोई यहाँ जी बागड़ी आप बेड़ा बेटा राजस्थान का, अब नेशनल जाने लग रहे, नेशनल में थे आपकी कोई प्लानिंग करनी है तो 4 जना आगे बैठे था रहे तो बांगे साहब की आप प्लानिंग करवा थारी आपकी आंती होगी जल्दी तो प्लानिंग करोगा, हिंदी बोलोगे समझ जाएगा भी के बांगे पल्ला पड़ जाएगी, वरना पल्ले ही ना पड़नी चाहिए, तो जल्द करके बागड़ी बोलोगा, बागड़ी बांगे पल्ला पड़नी को नहीं, अब ऐसे आप ही आपकी प्लानिंग कर लेगा, तो जल्द करके स्पोर्ट्स थाना नहीं हर तरीका ग्रो करा हुआ है, हर तरीका थारे ग्रोथ हो गया है, हर तरीका जी भी तो आपके कल्चर जुड़ो जा रहा है स्पोर्ट्स, फिर आपके नॉलेज आपको मिलता है गेम का, अपने आप का नॉलेज मिलता है, नशे से दूर रहते हैं, हर तरह का हमारी ग्रोथ हो जाती है, साइको फिजिकल स्पिरिचुअल मेंटल इकोनॉमिकल हर तरह की ग्रोथ स्पोर्ट्स से पॉसिबल है। तो गेम आप कोई भी कर रहे हो उस गेम को पूरा अपना टाइम दो, गेम के लिए आप सब कुछ करो, जो एक आपके कोच को पूरा 100% फॉलो करो, कोच ने बोला है दिन है तो दिन है, कोच ने बोला 4 घंटे ये एक ही स्टेप करता है तो वो एक ही स्टेप करता रहे। मेरा जो स्टूडेंट है उसका मेडल इसलिए है क्योंकि 1-1 घंटे तक मैंने उसको शीशे के आगे खड़ा करके एक्सप्रेशन दिलाए। अब वो कोई गाम को गाम आटा बराबर बोला हुआ सीधा हुआ बेगामी एक्टिंग करी है, अब बिना मैं कोई एक्टिंग कर बिना कोई एक्टिंग तो फिर मैं शीशे का खड़े होकर 1-1 घंटा तक बिना करायो भी यहाँ तू यहाँ कर यहाँ कर भी शेर बन, क्योंकि माँ काली का रोल था, अब माँ काली का रोल था तो माँ गोरी भी आनी थी उसमें, तो उस रोल के अंदर शेर भी आना था, मेरा पार्टनर शेर था, अब उसको शेर बनना था तो शेर के एक्सप्रेशन भी लाने थे, तो बेस सिखाने खातिर मैं बिना 1-1 घंटा ट्रेनिंग दी तू यहाँ शीशा का खड़े होकर कर, अब बात ट्रेनिंग मैंने मम्मी दी बचपन में, मैं फर्स्ट क्लास अरुण क्लास की बात है, नानू राम जी आदर्श विद्या मंदिर में जब बढ़ते हो की बात है, मैं मम्मी मैंने कुछ लोग याद करा दियो ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए रन को शीतल करे आपको शीतल होए, तो वो गए तो रट आगे उड़ गयो, बाद में जब मैं स्टेज पर चलो जब या तोतलो बोलते हो तो ऐती वाणी बोली मन था आपा तो यहाँ बताए तो यहाँ करना है, तो खोए यहाँ बोलते ही वो माइक नीचे पड़ गयो मैं करे अब क्या करूँ, मैं नीचे उतर के उठो मम्मी के उड़ गयो, मम्मी के उड़ा और सागे पकड़ के सीढ़ी लेके भी चाल पूरा बोल गया, तो मास्टर का कोई नहीं भी मैं रोड लाग गया, मास्टर कोई नहीं, मम्मी का नाना यहाँ तो छोड़ जाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जब मैं स्टेज पे चला था, तो वो डर बचपन में निकल गया था, तो ये एक मदर का बच्चे को पूरा फोकस देना वो बहुत बड़ी बात होती है। पापा बिजी रहते थे बिजनेस में, तो मम्मी गई थी, मेरे को याद है ऑटो में हम लोग गए थे वहां पे, और ये अर्चना बाजी के साथ में गए थे, और वहां पे जाके फिर वो मम्मी एकदम ऐसे आंखें काले लगा रही थी, बोल पूरा बोल, अब मैं डरता वो माइक पुठो चक्यो, फिर बोले ऐसी वानी बोले मन ता आपा तो ओलन तो थीतल तले आपू थीतल होए, यहाँ बोल के आपा तो बात बेटा बटू छोड़ के माइक में, और बहुत दिन हो रात को दिन है स्टेज को डर कौन लग गयो, तो अगर छोड़ो या थावटा पर ना कर लग जाएगी तो भी मैं आधी गलती थारी भी अभी थे भी ना कभी पुश ही कौन करो, थे भी ना स्टेज पर लेके कौन गया, तो वो बोला क्या एक टाइम के बाद में जैसे मौका देना चाहिए, अपने संतान को मौका देना चाहिए, अचानक से पेड़ नहीं बन जाता है, आपको बीज डालना पड़ेगा, वो बीज नर्सरी केजी में डलता है, अब नर्सरी केजी में जब आप उसको हाथी बना के पेड़ बना के या लोहार बना के, जी हाँ मैं लोहार बना के भेजा है मम्मी जा करके भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, जी हाँ अपने 26 स्कूलों में पे फंक्शन होते रहते हैं, उन फंक्शंस में बच्चा चाहे रो रहा है लेकिन आपको उसको स्टेज पे पहुंचा दोगे तो वो एक स्टेज के बाद में खुद से स्टेज पे जाना सीख जाएगा, तो उस चीज के लिए मम्मी का भी पूरा सपोर्ट रहा बचपन से, मतलब फर्स्ट क्लास नर्सरी क्लास से जब सोचा भी नहीं था कि स्टेज क्या होता है, तो मम्मी को पता था कि स्टेज क्या होता है, तो मम्मी ने चढ़ा दिया स्टेज पे। पापा ने कभी स्केट्स मांगे तो ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे सड़कें ईंटों की थी उस टाइम में, आधी सीमेंटेड थी, तो अब करे क्या कि ठीक है तो चाहिए तो ला दिए, तो स्केट्स भी उस टाइम काफी कॉस्टली अब लगते थे कि काफी कॉस्टली, तो स्केट्स भी आ गए टाइम पे, तो हर जगह फैमिली से पूरा सपोर्ट रहा, कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई कभी कोई तरह पे कि यहाँ पे दिक्कत है या कुछ नहीं हुआ। अगर आज भी बोलता तो आज भी मेरा गेम का खर्चा मैं पापा से ले सकता था, हालांकि अभी बैचलर्स तक लिया था, मास्टर्स खुद से करी थी, और मास्टर्स के बाद मैंने बीपीएड भी करी, अभी गेम भी किया, तो अभी मैं घर से कुछ क्योंकि अभी जॉब तो ज्वाइन कर ही ली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कभी दिक्कत फील होने भी नहीं थी, बल्कि जब टूर्नामेंट आता था तो 2-4 हजार फालतू ही मांग लेता था, तो वो पॉकेट मनी में भी बाद में काम आया था, तो ऐसे करके कभी फैमिली से कोई वो दिक्कत नहीं रही, हमेशा सपोर्ट रहा, तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बच्चों को आप सपोर्ट कर देते हो तो बच्चा अपने आप कुछ ना कुछ कर लेता है, अच्छा वही सपोर्ट नहीं करोगे, 4 बातें सुनाओगे, 4 बातें बताओगे, तो बच्चा भी क्यों करेगा जब आप ही नहीं कर रहे हो, तो डिपेंड करता है वो फैमिली टू फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, एक पतंजलि संस्थान के योगाचार्य से बात करके, योगाचार्य के विचारों को सुन करके
और वो भी विचार, वो ऐसे विचार जो आध्यात्म से जुड़े हुए, जो अपने जीवन के धरातल से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सुनकर कैसा लगता है कि इनके जो बातें हैं वो जिनको हम कह सकते हैं जो प्रवचन है, क्योंकि पतंजलि के जो योगाचार्य हैं तो हम उनके मुखारविंद से निकली हुई जो बातें हैं उनको बातें नहीं प्रवचन कह सकते हैं। तो उनके जो प्रवचन हैं वो सुनते रहें और जीवन का जो रस है, जीवन का आनंद है, लेते रहें। तो साथियों, अब हम आगे इस साक्षात्कार के अंतिम चरण में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका अंतिम संदेश दर्शकों को क्या होगा, बताइएगा। अंतिम संदेश तो यही रहेगा, ये संदेश निरंतर भी रहेगा कि आप अपनी रूट से जुड़े रहें, सनातन से जुड़े रहें। और सनातन ही नहीं, आप जिस भी कल्चर से आते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, आप अपने रिलीजन को जब जानेंगे, कोई भी धर्म की किताब खराब नहीं है, हर एक किताब के अंदर अच्छा ही लिखा है। अब उस अच्छे को आपको मानना चाहिए, जैसे सनातन में लिखा है और वही अपने गुरुवाणी में भी लिखा है। और आप कोई भी धार्मिक किताब को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि प्रेम मोहब्बत से, प्यार से आप रहें और अपने आप को जाने। जब आप अपने आप को जानेंगे, अपने कल्चर को फॉलो करेंगे और अपने बेस लाइन को लेके चलेंगे तो आप एक अच्छा फ्रूट, एक अच्छा पेड़ बन पाएंगे। और अच्छा पेड़ बनेंगे तो अच्छे फ्रूट, मतलब कि अच्छे कर्म, अच्छे मेडल्स, अच्छे अचीवमेंट्स आप कर पाएंगे। तो एट द एंड आई वांटेड टू से कि जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं लाइफ के अंदर, वो सब एक दूसरी तरफ है, वो तब मिलती है जब आप अपने कर्म को कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। तो मेन कंसिस्टेंट डिसिप्लिन फॉर योर फर्दर लाइफ, फॉर कंप्लीट लाइफ, एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो एक बीज मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा जी, बीज मंत्र मेरे जीवन का जो रहा है इस गेम के अंदर, जी, अपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि हनुमान जी और अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त में धरती का चक्र लगाते हैं। उस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपका उसी तरह से आपको आशीर्वाद देके जाते हैं जिस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप सो रहे हैं तो आपको सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, सोता रहे, लेजी रहे, ठीक है। महाराज श्री हो गए, एलन मस्क हो गया, जितने भी बड़े आदमी हैं, अंबानीज, तो आप किसी से भी बात करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में वो सब उठे होते हैं। मैं महाराज श्री को पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, लाइव वो 4 बजे आते हैं। तो अगर 4 बजे बंदा लाइव आ गया तो उनका घर तो वहां से 2 किलोमीटर दूर है, मतलब वो 3 बजे उठ गए हैं। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी कार्य करते हैं, तो 3 से 7, 6 के बीच में आप जो भी कार्य करते हैं, अगर आपको स्टडी करना है तो लेट नाइट की बजाय अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 से पढ़े और कंपटीशन एग्जाम झट से क्रैक हो जाएंगे। क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, ये 3 चीजें आपको कुछ भी एम को अचीव करवा सकती है। मेरा ये एम इसलिए अचीव हो पाया, आज से पहले मैं भी 5 बजे उठता था ये गेम के लिए। मैं, क्योंकि मेरा जॉब रहता है 5 से 6:30 मेरी क्लास रहती थी, मॉर्निंग क्लास जी। उससे पहले मैं अपनी प्रैक्टिस कर लेता था, मतलब 4 से 5 में अपनी प्रैक्टिस कर लेता था, तो 3 बजे 3:30 बजे मैं उठता था। तो इसी प्रकार अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई भी कार्य करते हो, आपका जरूर सफल होगा। और इसी के साथ में धन्यवाद, आपने मुझे सुना उसके लिए भी धन्यवाद, और नौकर जगत का भी तहे दिल से धन्यवाद। तो अजय जी, एक चीज तो मैं आपसे पूछना रह ही गया कि ये जो आपने जो ये गुड्डे गुड्डी सी रख रखी हैं, ये क्या है? ओके, ये मोज़ैक है। क्या है? इसको मोनाल पक्षी है, ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। अच्छा, ये मोनाल पक्षी है, उत्तराखंड है का स्टेट बर्ड, का राष्ट्रीय, अपने राष्ट्रीय नहीं, राज्य पक्षी, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। और ये मोनाल है, ये रखे जाते हैं मोनाल वगैरह, ये एक लोगो होता है। अच्छा, जहाँ भी गेम हो रहा है प्रतीक, तो उसका प्रतीक बनाया जाता है कि किस चीज को प्रतीक बनाए उन गेम्स का। जी। मतलब मेरा योगा का गेम है जी, उस गेम में वहाँ पे 36 गेम हुए हैं, 30 गेम हुए हैं। तो ये हर एक गेम के अंदर ये था, प्रदान किया था आपको, ये मेडल के साथ में प्रदान हुआ था, जिसकी पूरी रेस्पेक्ट के साथ में हमें ये रखना होता है, क्योंकि राज्य का पक्षी है। और इसी तरह से जहाँ पे भी गेम्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनली भी जब गेम होते हैं तो उनका नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, उनको ये लोगो बनाया जाता है जी। तो वो लोगो आपको मिलते भी हैं, तो ये दिखने में भी काफी प्यारे लगते हैं। बिल्कुल सही है सही है। प्यारे दर्शकों, आज हमने युवा अजय वर्मा से मिलकर के बहुत सी बातें सुनी, बहुत सी बातें सीखी कि युवाओं को अपने बुजुर्गों के पास, अपने माता पिता के पास, अपने घर के जो बड़े सदस्य हैं उनके पास बैठना अवश्य चाहिए। और क्योंकि उनके पास में अनुभव है, उनके पास भी जीवन की बातें हैं। तो साथियों, समय का तकाजा है, बातें और भी करने का मन है। इसी के साथ एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलते हैं। एक बार फिर से अजय जी, आपका हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जी।
शांति पाठ के साथ हम इसको खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सहस्वाद, बिल्कुल। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। अब आपने देखा कि सनातन में जब हम कोई चीज को विसर्जन अंत तक भी लेके जा रहे हैं तो वहां भी हम वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ में धन्यवाद।